बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन चैप्टर से है। यूज़ कॉची इंटीग्रल फार्मूला टू एवेल्यूएट इंटीग्रेशन अलोंग सी ई टू द पावर 3z अपॉन z प्लस 1 होल पावर 4 dz वेयर c इज़ द सर्कल z mod इज इक्वल टू 2। तो इसमें कॉची इंटीग्रल फार्मूले का यूज़ करना है फॉर हायर डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ पर जो पावर नज़र आ रही है डिनोमिनेटर में 4 पावर है, तो हायर डेरिवेटिव का यहाँ पर यूज़ होगा। लेट एफ जेड, तो यहाँ इसकी थ्योरम कौन सी यूज़ होगी वो यहाँ पर हमने लिख रखी है, इसी का यूज़ करना है। लेट एफ जेड बी एनालिटिक विद इन एन ऑन ए बाउंड्री सी। तो यहाँ पर जिस एफ जेड फंक्शन हमें ऐसा चुनना है वो एनालिटिक होना चाहिए इस सी के अंदर और इस पर ऑफ ए सिंपली कनेक्टेड रीजन डी, और जो रीज़न है सी के अंदर जो रीज़न है वो सिंपली कनेक्टेड होना चाहिए। इफ़ जेड नॉट इज़ एनी पॉइंट, और यहाँ पर जो सी के अंदर जो रीज़न होगा वो सर्किल के अंदर का जो रीज़न है यानी डिस्क बन जाएगी, तो वो सिंपली कनेक्टेड होगा, तो इससे में कोई मतलब नहीं। इफ़ जेड नॉट इज़ एनी पॉइंट विद इन सी, और जो हमें जेड नॉट पॉइंट लेना है वो सी के अंदर ही लेना है यानी डी के अंदर लेना है। देन एफ जेड पॉजेसेस डेरिवेटिव्स ऑफ ऑल ऑर्डर एट जेड नॉट, और फिर यहाँ पर जेड नॉट पर जितने भी एफ जेड के डेरिवेटिव हों एंड ऑल दीज डेरिवेटिव्स आर एनालिटिक, वो सभी एनालिटिक होने चाहिए। तो अगर फंक्शन एनालिटिक होगा तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है इसके बारे में। एट जेड नॉट देन तब जो है इस फार्मूले का यूज़ करना है। बस शुरुआत में हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं क्योंकि हमारा जो डोमेन होता है वो भी हमारा सिंपली कनेक्टेड होता है, और एफ जेड फंक्शन को देखना होता है बस कि वो एनालिटिक है या नहीं, और वो पॉइंट देखना होता है कि वो सी के अंदर है नहीं जेड नॉट पॉइंट। तो इसको मतलब ये वैल्यू हमें फाइंड करना होती है, बाकी जो कांस्टेंट इनटू में है उसको तो हम ट्रांसपोज कर देते हैं और इसकी वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। ये क्या है, एन बार डेरिवेटिव है एफ का जेड नॉट पॉइंट पर, और इजिकल टू फैक्टोरियल एन अपन 2 पाई आई, और इंटीग्रेशन अलॉन्ग सी एफ जेड अपान जेड माइनस जेड नॉट की पावर एन प्लस 1 डी जेड। तो यहाँ पे देख रहे हैं एन प्लस 1 पावर है तो इधर एन आ जाएगी, इससे कम लेना होगी। तो इसमें हमें पहले तो देखना होगा हमारा सी क्या है और जेड नॉट क्या है और फंक्शन क्या है, फिर तो हम इसका यूज़ कर लेंगे, इसको उधर ट्रांसपोज करके वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम सी की बात कर लेते हैं। सी इज़ जैसे कि ऊपर लिखा है दी सर्किल, और ये वो सर्किल है जिसका सेंटर जो है वो ऑरिजिन है, कि वो जेड को जेड माइनस 0 रख सकते हैं और इसकी रेडियस 2 के इक्वल है, यानी कॉम्प्लेक्स प्लेन में हम यहाँ पर एक सर्किल को ड्रॉ कर लेंगे जिसकी रेडियस 2 होगी। ये रियल एक्सिस है और वाई इमेजिनरी एक्सिस है। यहाँ पर 2 डिस्टेंस पर हम देख रहे हैं कि एक सर्किल को ड्रॉ कर लेंगे। पहले सर्किल ड्रॉ कर लेना चाहिए, फिर हमें इस पर यूनिट दिखा देंगे कि ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1,0 होंगे, ये 2,0 होंगे क्योंकि ये डिस्टेंस 2 है, ये ऑरिजिन है। यहाँ पर ये इधर डिस्टेंस राइट हैंड साइड में प्लस होगी, लेफ्ट में माइनस होगी, माइनस 1 2,0, ये -1,0 होगा। अपने यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में है ये फंक्शन उसको देखें, और तो कोई है नहीं डिनोमिनेटर में, वो z प्लस 1 की पावर 4 है, इसको हम 0 के बराबर इसके बाद रखते हैं, और इसमें z प्लस 1 की वैल्यू जब 0 रखी जाएगी z की वैल्यू -1 आएगी, यानी z की वैल्यू ये 4 टाइम्स रिपीट हो रही है लेकिन z की यहाँ पर -1 है। ये वाला पॉइंट हमें इससे ये बनाना होता है, तो क्या z नॉट की वैल्यू हमारी कितनी है इसको हमें देखना होगा, क्योंकि हमें इसको इस फॉर्म में बदलना होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें क्या करना चाहिए, z नॉट की वैल्यू यानी हम कितनी लें, यानी यहाँ पर जो वैल्यू आई है z की वही z नॉट की वैल्यू है, यानी z नॉट की वैल्यू -1 क्या इस सर्किल के अंदर है। यस, हम देख रहे हैं कि ये वाला जो पॉइंट होगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में है एक्स एक्सिस पर, तो 1 डिस्टेंस पर है, तो z इज इक्वल टू -1 इसलिए होगा क्योंकि इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो -1,0 होंगे। तो -1,0 का मतलब पहले वाला ऐसे लिख देंगे, दूसरे वाले हम i से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये 0 होके इसकी वैल्यू -1 ही है। तो ये पॉइंट जो है वो z नॉट वाला पॉइंट हमको मिल चुका है, लेकिन
इसे छोड़कर, यानी डिनोमिनेटर में इसको छोड़ दिया जाए तो ऊपर हमारा जो एफ फंक्शन मिले वो एनालिटिक है क्या। तो आपको मालूम है कि पावर जो z या 3z है वो एनालिटिक फंक्शन होता है और उसका सारे डेरिवेटिव भी एनालिटिक होते हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम इस बात में नहीं होगी। और इसमें पावर कितनी है, देखिए ये पावर 4 है और देख रहे हैं यहाँ पर इससे एक कम टाइम से हमें डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएशन करना होता है। तो पहले हम एक बार डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं इसका, तो ज़रूरत जिसकी होगी हम पहले ही फाइंड करके रख देते हैं। तो इसको का मतलब हमें एफ जेड का डिफ्रेंशिएशन करना है e⁻, और z के रिस्पेक्ट में करना है। एफ जेड है z का फंक्शन है, तो z के रिस्पेक्ट में e⁻3z का वही हो जाएगा e⁻3, लेकिन ये यहाँ पर z नहीं है, इसलिए z का दोबारा से हम z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो e⁻3z इंटू 3 इंटू में बाहर ले लेंगे, z का z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, यानी 3e⁻3z आ गया। ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। हमें तो थर्ड डेरिवेटिव तक चाहिए। सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो इस जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आ चुका है z के रिस्पेक्ट में, इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएशन कर लेना चाहिए। और इसकी वैल्यू कितनी आई थी अभी लिखी है 3e⁻3z, 3 इंटू में है बाहर कर लेंगे, डिफ्रेंशिएशन हमें करना होगा e⁻3z का। तो अभी जैसे किया था e⁻3z का 3z और फिर इसका दोबारा से किया तो 3 आ गया, तो ये 3 इंटू 3 9 टाइम्स e⁻3z आ जाएगा। अब हमें थर्ड डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करना होगी। तो थर्ड डेरिवेटिव निकालने के लिए हम जो फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर चुके हैं उसको दोबारा से डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो इसकी यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 9e⁻3z है, इंटू में 9 है कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, डिफ्रेंशिएशन सिर्फ करना होगा e⁻3z का z के रिस्पेक्ट में, जो अभी हम कर चुके थे। 9 तो बाहर है ही, इसका आया था e⁻3z इंटू फिर 3 आ जाएगा, 3 का 9 में इंटू कर देंगे 27 e⁻3z आया। ये हमारा थर्ड डेरिवेटिव आ चुका है, 3 बार डिफ्रेंशिएशन कर लिया है। इसकी वैल्यू चाहिए होगी, वो हम बाद में भी देख लेंगे। हम पहले तो फार्मूला लिख देते हैं, फार्मूले का फिर यूज़ करते हुए हम इनकी वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। हमें वैल्यू फाइंड किसकी करनी है वो देख लेते हैं। c यहाँ पर e⁻3z पान z+1 की पावर 4 dz, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो इसको हम अपने उसी फार्म में लिख सकते हैं, यानी ये हमारा जो 3z है वो f मान लेंगे इसको, और z -1 इस तरीके से लिख देंगे। इसकी पावर 4 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, 3+1 लिख सकते हैं, यानी हमारी ये प्रॉब्लम इस तरीके की होगी। हम अगर f को इसे f बोल दिया और z माइनस इसको z0 बोल दिया और 3 को n कह दिया, तो इसमें कॉची थ्योरम फॉर हायर डेरिवेटिव की वैल्यू इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है, जो भी हमने आपको दिखाया था, ये वैल्यू जो होगी कितनी होगी, इसका उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, या आप जो इसके बराबर हम लेके चल रहे हैं इसलिए, तो 2πi का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और फैक्टोरियल n का डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगी ये प्रॉब्लम, फैक्टोरियल n का जो डिवाइड हो जाएगा 2πi अपान में फैक्टोरियल n, और ये हमारा n बार डेरिवेटिव होगा z0 पॉइंट पर। z0 हमारा -1 है, पहले ही दिखा चुके थे, और n की वैल्यू जो है वो देख रहे हैं, कंपेयर करें, n की जगह पर 3 है और z0 की जगह पर -1 है। इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर देंगे, 2πi अपान फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 बार डेरिवेटिव 3 लिख लें या 3 बाई डेरिवेटिव कर देंगे। यहाँ पर डैश लगा चुके हैं तो उसकी ज़रूरत, और z0 की जगह पर कितना -1 रखना होगा। तो 2πi और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू जो होती है 3 × 2 × 1 होती है, और यहाँ पर f यहाँ पर 3 बार डेरिवेटिव है, और इस 3 बार डेरिवेटिव की वैल्यू हम निकाल चुके थे, जो कि आई थी 27 e⁻3z, और यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू किस पर फाइंड करना है, z -1 पर फाइंड करना है। तो 2πi अपान में ये 6 हो जाएगा इंटू करने पर, और 27 इंटू जहाँ पर भी मिले z वहाँ पर आप उसकी वैल्यू रख देंगे -1। तो ये कैंसिल भी कर सकते हैं, 2 से 6 को 3 टाइम्स, तो πi अपान में 3 इंटू 27, और e⁻ हो जाएगा इनका इंटू करने पर -3 हो जाएगा। आप चाहें इस पावर को प्लस करने के लिए अपान में लिख सकते हैं, 3 से भी कैंसिल हो जाएगा, 9 टाइम्स 27, तो 9 आ जाएगा πi, और उसके बाद में इसकी पावर प्लस करना है तो e⁻3 कर देंगे। इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।